आज हम इतिहास के कुछ अहम दस्तावेजों और विश्लेषणों की गहराई में उतर रहे हैं। विषय है मध्यकालीन भारत पर महमूद गजनी और मोहम्मद गौरी के आक्रमण, और उस समय के जो भारतीय राज्य थे उन्होंने इन चुनौतियों का सामना कैसे किया, इस पर भी बात करेंगे। ये दौर सिर्फ सैनिक टकराव का नहीं था। इसके पीछे पश्चिम और मध्य एशिया में बड़े राजनीतिक और सांस्कृतिक बदलावों की एक लंबी कहानी है, जिनका सीधा असर भारत पर पड़ा। ये उथल-पुथल आप देखिए 9वीं 10वीं सदी से ही शक्ल ले रही थी। बिल्कुल। तो आज की इस चर्चा का मकसद है इन जटिल घटनाओं को समझना। आखिर इन आक्रमणों की पृष्ठभूमि क्या थी, कौन सी लड़ाइयाँ निर्णायक रहीं और उनके नतीजे क्या निकले, और सबसे अहम, इतिहासकारों ने तुर्कों की कामयाबी के क्या कारण बताए हैं। चलिए इस पूरी तस्वीर को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करते हैं उस समय के माहौल से। 9वीं सदी के अंत तक पश्चिम एशिया का विशाल अब्बासिद साम्राज्य, जो कभी बहुत शक्तिशाली था, अंदरूनी तौर पर कमजोर होने लगा था। सही कहा। और इसका असर मध्य एशिया के इलाकों पर पड़ा, खासकर वो आमू दरिया के पार का क्षेत्र, जिसे ट्रांसऑक्सियाना कहते हैं, और खुरासान जैसे महत्वपूर्ण प्रांतों पर। अच्छा। और इसी दौर में मध्य एशिया के तुर्क कबीलों से आने वाले लड़ाकों का सैनिक महत्व वो बहुत बढ़ गया। अब्बासिद खलीफा और यहाँ तक कि ईरान के स्थानीय शासक भी अपनी सेनाओं के लिए इन तुर्कों को, मतलब भाड़े के सैनिकों या गुलाम योद्धाओं, जिन्हें मामलुक कहा जाता था, के तौर पर बड़ी संख्या में भर्ती करने लगे। गुलाम योद्धा, मामलुक। हाँ, मामलुक। और यहाँ एक दिलचस्प प्रक्रिया देखने को मिलती है, जिसे इतिहासकारों ने फारसीकरण या पर्शियनाइजेशन कहा है। फारसीकरण? जी, मतलब समय के साथ इन तुर्क सैनिक कमांडरों और शासक वर्ग ने फारसी भाषा, अदब कायदे और राजकाज के तरीके अपना लिए। वो उस क्षेत्र की जो उन्नत फारसी संस्कृति थी, उसमें एक तरह से ढल गए। ये तो एक अहम सांस्कृतिक बदलाव था। निश्चित रूप से। और इसी मिलीजुली पृष्ठभूमि से समानित साम्राज्य के एक तुर्क गुलाम सेनापति अल्पतिगिन, उसने मौके का फायदा उठाकर 962 ईस्वी के आसपास गजनी, आज के अफगानिस्तान में, उस पर कब्जा कर लिया और वहां गजनवी वंश की नींव डाली। ये एक छोटी सी शुरुआत थी, लेकिन इसके परिणाम बहुत दूरगामी हुए। और जब ये सब मध्य एशिया में हो रहा था, तब भारत में क्या स्थिति थी 11वीं सदी की शुरुआत में? हाँ, 11वीं सदी की शुरुआत में उत्तर भारत कई राज्यों में बटा हुआ था। पहले के जो बड़े साम्राज्य थे, जैसे गुज्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट, हाँ, जिनका कन्नौज के लिए संघर्ष चलता था, बिल्कुल, वो अब कमजोर पड़ चुके थे। उनकी जगह नए राजपूत वंश उभर रहे थे। जैसे बुंदेलखंड में चंदेल थे, राजस्थान में अजमेर और सांभर के चौहान, गुजरात में चालुक्य, जिन्हें सोलंकी भी कहते हैं। हाँ, चालुक्य या सोलंकी, और मालवा में परमार। लेकिन इन राज्यों की एक बड़ी कमजोरी थी। वो क्या? आपसी एकता की भारी कमी। वे अक्सर अपनी सीमाओं और शान के लिए आपस में लड़ते रहते थे। हाँ, ये तो गड़बड़ थी। हाँ, और ये राजनीतिक बिखराव और आपसी होड़ बाद में बाहरी आक्रमणकारियों के लिए, कह सकते हैं, मददगार साबित हुई। पहले महमूद गजनी और फिर मोहम्मद घोरी ने इसी स्थिति का कहीं ना कहीं फायदा उठाया। तो चलिए अब मोहम्मद गजनी की बात करते हैं। उसके पिता सबुक्तगीन ने ही हमले शुरू कर दिए थे शायद। हाँ, सबुक्तगीन ने भारत के उत्तर पश्चिम में जो हिंदू शाही राजा थे, उनसे लड़ाई शुरू कर दी थी। महमूद ने 999 ईस्वी के आसपास गद्दी संभाली और इन हमलों को और तेज कर दिया। उसकी सैनिक सफलताओं के पीछे कुछ ठोस कारण बताए जाते हैं। जैसे मध्य एशिया के घोड़े, जो अपनी ताकत और फुर्ती के लिए जाने जाते थे। पास का एक पहाड़ी इलाका था घुर, वहां से मिलने वाला लोहा, जिससे हथियार बनते थे। और उसकी सेना में तुर्क योद्धाओं का गाजी जज्बा। गाजी जज्बा, ये क्या था? गाजी, ये एक अरबी शब्द है। इसका मतलब है इस्लाम के लिए लड़ने वाला योद्धा, खासकर गैर मुस्लिमों के खिलाफ। महमूद ने अपने भारतीय अभियानों को अक्सर इसी गाजी भावना का जामा पहनाया, इसे धर्म युद्ध की तरह पेश किया। अच्छा। उसका पहला बड़ा सामना हुआ हिंदू शाही राजा जयपाल से 1001 ईस्वी में। पेशावर के पास लड़ाई हुई, उसमें जयपाल की बुरी हार हुई। कहा जाता है कि इस अपमान से वो इतने आहत हुए कि उन्होंने चिता में कूदकर अपनी जान दे दी। ओह, ये तो वाकई एक दुखद अंत था। जयपाल के बाद क्या हुआ? लेकिन 1008-9 ईसी के आसपास सिंधु नदी के किनारे छछ का मैदान है, वहां एक और बड़ी लड़ाई हुई। उसमें महमूद ने उन्हें भी हरा दिया। यहाँ एक अहम बात समझने वाली है। हिंदू शाही राज्य के पतन के बाद महमूद ने लाहौर जीता और पंजाब को सीधे अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। अच्छा, पंजाब को मिला लिया। कब? करीब 1021-22 में। लेकिन पंजाब के आगे गंगा घाटी में उसके अभियानों का मकसद साम्राज्य फैलाना नहीं लगता।
तो फिर उसका मकसद क्या था? मुख्य मकसद था लूटपाट और धन इकट्ठा करना। उसने उत्तर भारत के कई संपन्न शहरों और मंदिरों को निशाना बनाया, जैसे मथुरा, वृंदावन, कन्नौज। अच्छा, मंदिरों को निशाना बनाया। हाँ, उस जमाने में मंदिर सिर्फ पूजा स्थल नहीं थे, बल्कि धन दौलत के बड़े केंद्र भी होते थे। उसने इन जगहों पर भारी तबाही मचाई। और इन सब में सबसे ज्यादा चर्चा सोमनाथ मंदिर के हमले की होती है ना? बिल्कुल। 1025-26 की सर्दियों में गुजरात के तट पर स्थित सोमनाथ मंदिर पर उसका हमला बहुत मशहूर है। कई विवरण मिलते हैं कि कैसे उसने मंदिर को तोड़ा, लूटा और जो मुख्य शिवलिंग था उसे खंडित किया। इस एक घटना ने इस्लामी दुनिया के कुछ हिस्सों में उसे इस्लाम के महान योद्धा का दर्जा दिला दिया। लेकिन भारत में उसकी छवि एक बेरहम हमलावर और मूर्तियों को तोड़ने वाले मतलब बुतशिकन की बन गई। लेकिन यहाँ एक विरोधाभास भी दिखता है, वो विद्वानों को भी रखता था। हाँ, ये एक दिलचस्प पहलू है। वही महमूद गजनी जो मंदिरों को ध्वस्त कर रहा था, अपने दरबार में फिरदौसी जैसे कवियों, जिन्होंने शाहनामा जैसा महाकाव्य लिखा, और अलबरूनी जैसे विद्वानों को संरक्षण भी दे रहा था। अलबरूनी, ये तो भारत भी आया था शायद। हाँ, अलबरूनी उसके साथ भारत भी आया और उसने यहाँ के समाज, धर्म और ज्ञान विज्ञान पर किताब उल हिंद नाम की मशहूर किताब लिखी। अच्छा। तो महमूद का चरित्र काफी जटिल लगता है। 1030 में उसकी मौत हो गई और वो एक बड़ा पर शायद उतना मजबूत नहीं ऐसा साम्राज्य छोड़ गया। महमूद के जाने के बाद गजनवी साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है, गौरियों का उदय। ये लोग कौन थे? ये शंस बनिद वंश के थे। ये गजनी और पश्चिम में जो शक्तिशाली सेल्जुक साम्राज्य था, उसके बीच एक छोटा पहाड़ी इलाका है घुर, वहां से उभरे थे। घुर? हाँ, घुर। पहले ये मामूली सरदार हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे इनकी ताकत बढ़ी। इसी वंश के एक शासक थे अलाउद्दीन हुसैन। उसने तो गजनवी शासक को हराकर गजनी शहर पर कब्जा किया और उसे इतनी बुरी तरह जलाया करीब 1151 ईस्वी में कि उसका नाम ही जहान सोज पड़ गया। जहान सोज मतलब? दुनिया को जलाने वाला। बाप रे, यानी गजनवियों के लिए ये एक बड़ा झटका था। बहुत बड़ा। बाद में इसी घुर वंश में गियासुद्दीन मोहम्मद गौरी शासक बना और उसने अपने छोटे भाई मुइजुद्दीन मोहम्मद, जिन्हें हम इतिहास में मोहम्मद गौरी के नाम से जानते हैं, हाँ, मोहम्मद गौरी, उसे 1173 ईस्वी के आसपास गजना का गवर्नर बना दिया। यहीं से भारत पर गौरी आक्रमणों का एक नया अध्याय शुरू होता है। लेकिन इसके उद्देश्य और तरीके महमूद गजनी से कुछ अलग थे। क्या फर्क था? महमूद तो लूटपाट के लिए आता था ज्यादातर, हाँ, जबकि मोहम्मद गौरी का इरादा सिर्फ लूटपाट का नहीं लगता। वो भारत में एक स्थायी राज्य, एक सल्तनत स्थापित करना चाहता था। अच्छा, ये बड़ा फर्क है। उसने शुरुआत मुल्तान और सिंध पर कब्जा करके की। फिर 1178 ईस्वी में उसने गुजरात की तरफ बढ़ने की कोशिश की। गुजरात चालुक्यों के इलाके में? हाँ, लेकिन वहां उसे करारी हार मिली। गुजरात की चालुक्य या सोलंकी शासक, उन्होंने माउंट आबू के पास कसाहरादा का युद्ध हुआ, उसमें उसकी सेना को बुरी तरह हराया। ओह, तो पहली कोशिश नाकाम रही। हाँ, और ये हार मोहम्मद गौरी के लिए एक बड़ा सबक साबित हुई। अगर इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो उसने महसूस किया होगा कि राजस्थान के रेगिस्तान को पार करके सीधे मध्य भारत पर हमला करना जोखिम भरा है। रणनीति बदलनी पड़ी होगी। बिल्कुल, उसने अपनी रणनीति बदली। उसने पहले पंजाब और उत्तर पश्चिमी सीमा पर अपनी पकड़ मजबूत करने पर ध्यान दिया। उसने पेशावर जीता और फिर 1181-82 में लाहौर पर कब्जा करके वहां के आखिरी गजनवी शासक को हटा दिया। तो अब पंजाब उसके नियंत्रण में था। हाँ, पंजाब अब उसके नियंत्रण में था। और यहीं से टकराव होता है दिल्ली और अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान से। बिल्कुल। गौरी ने पंजाब से आगे बढ़कर भटिंडा, जिसे तबरहिंद भी कहते थे, उसके किले पर कब्जा किया। ये पृथ्वीराज चौहान के राज्य की सीमा पर था। पृथ्वीराज तृतीय, जिन्हें राय पिथौरा भी कहते हैं। हाँ, वही अपनी बहादुरी के लिए मशहूर थे। उन्होंने इसका जवाब दिया। 1191 ईस्वी में दिल्ली के पास तराइन का मैदान है, वहां दोनों सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ। तराइन की पहली लड़ाई? हाँ, तराइन की पहली लड़ाई। हाँ। इसमें राजपूत सेना ने जबरदस्त शौर्य दिखाया और गौरी की सेना हार गई। राइट। खुद मोहम्मद गौरी बुरी तरह घायल हुआ और कहते हैं खिलजी घुड़सवार ने उसे बचाया और वो बड़ी मुश्किल से मैदान से बचकर निकल पाया। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, वो वापस आया? नहीं, गौरी हार मानने वाला नहीं था। वो पूरी तैयारी के साथ अगले ही साल 1192 में वापस लौटा। पूरी तैयारी मतलब? कहा जाता है कि इस बार उसकी सेना पहले से कहीं ज्यादा बड़ी थी, संगठित थी, अनुशासित थी। खासकर उसके जो घुड़सवार तीरंदाज थे वो बहुत कारगर थे। और फिर तराइन के उसी मैदान पर दूसरी लड़ाई हुई। इस बार नतीजा बिल्कुल उल्टा रहा। पृथ्वीराज चौहान की सेना हार गई, पृथ्वीराज पकड़े गए और बाद में उनकी मौत हो गई। हालांकि उनकी मौत कैसे हुई इस पर इतिहासकारों में थोड़ा मतभेद है।
तराइन की दूसरी लड़ाई का क्या महत्व था? ये बहुत अहम मानी जाती है। ये भारतीय इतिहास के निर्णायक मोड़ों में से एक है। यकीनन। इस जीत ने उत्तर भारत के जो उपजाऊ गंगा के मैदान थे, हाँ। उनके दरवाजे तुर्कों के लिए खोल दिए। मतलब दिल्ली, अजमेर। हाँ, दिल्ली और अजमेर पर उनका कब्जा हो गया। इसके बाद गौरी ने कन्नौज के शक्तिशाली गढ़वाल राजा जयचंद का सामना किया। जयचंद, जिनकी पृथ्वीराज से भी अनबन थी शायद। हाँ, ऐसी कहानियां हैं। 1194 में चंदावर की लड़ाई हुई, आज के इटावा के पास। हाँ। उसमें जयचंद भी हार गया और मारा गया। इसके बाद बनारस तक लूटपाट हुई और मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया। तो जीत के बाद गौरी ने भारत का शासन कैसे संभाला? वो खुद यहाँ रुका? नहीं, मोहम्मद गौरी खुद तो मध्य एशिया के मामलों में ज्यादा उलझा रहता था। इसलिए उसने भारत में जो इलाके जीते थे, उनका इंतजाम अपने भरोसेमंद गुलाम सेनापतियों को सौंपा। इनमें सबसे प्रमुख था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने बाद में दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। इसी बीच गौरी का एक और सेनापति था, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। उसने पूर्व में बिहार और बंगाल तक हमले किए और वहां के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। ये लगभग 1200 से 1205 ईस्वी के बीच हुआ। बिहार और बंगाल तक? हाँ, और इस दौरान नालंदा और विक्रमशिला जैसे जो प्राचीन शिक्षा केंद्र थे, उनको भी भारी नुकसान पहुंचा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर राजपूत शासक लगातार क्यों हारते गए और ये तुर्क आक्रमणकारी क्यों सफल हुए? स्रोत इस बारे में क्या बताते हैं? कई कारण सामने आते हैं। सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है राजपूतों में राजनीतिक एकता की कमी पर। अच्छा, वो जो आपसी लड़ाइयों की बात हमने की थी? हाँ, वो अक्सर आपस में ही लड़ते रहते थे, जैसे पृथ्वीराज और जयचंद के बीच तनाव की कहानियों से पता चलता है। उनकी सेनाएं भी ज्यादातर सामंती ढांचे पर आधारित थीं। सामंती ढांचा मतलब राजा अपनी सेना के लिए अपने सामंतों या सरदारों पर निर्भर रहता था। इन सामंती टुकड़ियों में आपसी तालमेल और एक केंद्रीय कमांड का अभाव रहता था। अच्छा। इसके उलट तुर्कों के पास अक्सर एक स्थायी पेशेवर सेना होती थी, जिसका नेतृत्व ज्यादा एकीकृत और रणनीतिक होता था। क्या सैनिक तकनीक और रणनीति में भी कोई फर्क था, हथियारों वगैरह में? हाँ, ये भी एक अहम पहलू माना जाता है। मध्य एशिया के घोड़े भारतीय घोड़ों की तुलना में शायद ज्यादा दमदार थे। तुर्क सैनिक लोहे के रकाब मतलब स्टिरप्स का इस्तेमाल करते थे। रकाब, उससे क्या फर्क पड़ता था? उससे घुड़सवार घोड़े पर ज्यादा स्थिर होकर तेजी से तीर चला सकता था या तलवार और भाले का वार कर सकता था। अच्छा, स्थिरता ज्यादा मिलती थी। हाँ, उनके तीरंदाज भी शायद ज्यादा कुशल थे। कुछ इतिहासकार राजपूतों की युद्ध शैली को थोड़ा परंपरागत मानते हैं, जैसे हाथियों पर ज्यादा निर्भरता, जो तेज गति वाले घुड़सवारों के सामने कई बार उतने कारगर साबित नहीं होते थे। हाथियों का इस्तेमाल। एक और पहलू है जिस पर कुछ बहस होती है, वो है कि क्या कुछ सामाजिक धार्मिक मान्यताएं, जैसे कलिवर्जे का एक नियम था, जिसके तहत शायद कुछ कामों जैसे लंबी समुद्री यात्राओं को निषिद्ध माना जाता था। क्या इसने भारतीयों को बाहरी दुनिया में हो रहे सैनिक बदलावों से कुछ हद तक अलग थलग रखा? ये तो दिलचस्प बात है, पर यह विवादास्पद है, आप कह रहे हैं। हाँ, ये विचार विवादास्पद हैं, पर इन पर भी चर्चा होती है। अगर हम महमूद गजनी और मोहम्मद गौरी की तुलना करें, तो क्या मुख्य अंतर नजर आते हैं? एक लुटेरा था, एक शासक बनना चाहता था। हाँ, मोटे तौर पर ये कह सकते हैं। ये एक महत्वपूर्ण तुलना है। जैसा हमने देखा, महमूद गजनी का मुख्य लक्ष्य भारत से धन लूटना था। पंजाब को छोड़कर उसने भारत में स्थायी साम्राज्य बनाने की कोशिश नहीं की। वहीं मोहम्मद गौरी का उद्देश्य स्पष्ट रूप से भारत में तुर्की शासन की नींव रखना था। और सैनिक क्षमता के हिसाब से कौन बेहतर था? सैनिक क्षमता की बात करें तो शायद महमूद ज्यादा काबिल सेनापति था। उसने अपने जीवन में शायद ही कोई बड़ी लड़ाई हारी हो। लेकिन मोहम्मद गौरी ज्यादा दूरदर्शी और कह सकते हैं राजनीतिक रूप से ज्यादा व्यवहारिक साबित हुआ। व्यवहारिक कैसे? उसने गुजरात की हार से सीखा, अपनी रणनीति बदली और आखिरकार सफल हुआ। एक तरह से कह सकते हैं कि गौरी ने उस इमारत को खड़ा किया जिसकी जमीन महमूद ने हिंदू शाही राज्यों को खत्म करके और उत्तर पश्चिम में तुर्की दबदबा कायम करके तैयार की थी। ये अच्छी तुलना है। और फिर 1206 में मोहम्मद गौरी की हत्या हो गई। हाँ, जब वो मध्य एशिया वापस जा रहा था तो सिंधु नदी के पास दमयक नाम की जगह पर कुछ हमलावरों ने उसकी हत्या कर दी। किसने की हत्या पता है? इस पर भी पूरी स्पष्टता नहीं है। कुछ स्रोत खोखर जनजाति का नाम लेते हैं, कुछ शिया चरमपंथी समूह का। लेकिन गौरी की मौत से भारत में तुर्की विस्तार रुका नहीं। हाँ? क्योंकि ऐबक तो था ही। बिल्कुल, उसके सबसे वफादार गुलाम सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कमान संभाली और कुछ ही समय में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, जो भारत का पहला बड़ा इस्लामी राज्य बना। तो संक्षेप में आज की चर्चा से ये उभर कर आया कि 9वीं से 12वीं सदी के दौरान मध्य एशिया की जो राजनीतिक और सांस्कृतिक उथल-पुथल थी, उसने भारत को गहराई से प्रभावित किया।